स्क्रीन दिख रही है चैटबॉट? हाँ विजिबल है स्क्रीन, कंटिन्यू। अपने को नहीं लाइक उसको करो लाइक सपोज ये कोई एक लाइक अभी बताओ ऑडियो हो रहा है लाइक कनेक्शन चेंज किया है? दिव्यांश काइंड ऑफ आवाज हल्की लैग हो रही है, एक बार मतलब फिर से बोल। अब मतलब देख अभी भी हो रही है क्या, मतलब लाइक कनेक्शन चेंज अब किया सही है। सही है सही है, कंटिन्यू कर ऐसे ही। तो लाइक शुरू करते हैं। लाइक पिछली बार जब हम लोग देखने जाते तो ऐसा था कि हम लोग 3 बंदे थे लाइक मेंबर्स। तो अब हम लोग लाइक ग्रुप ऑफ 5 हैं। मैं दिव्यांश है, फिर इसके अलावा हम लोग के 2 नए रिक्रूट्स हैं लाइक आदित्य और अर्पित सर, और फिर इसके अलावा जो 2 पुराने मेंबर्स थे तमोग्नो सर और हार्दिक सर। अगर अभी भी लैग है तो फिर लाइक नेक्स्ट स्लाइड पे चल। लैग नहीं है, अब सही है, अब बोल। तो ये अपनी बेसिक टाइमलाइन है कि आज हम लोग का इंट्रोडक्टरी सेशन है, जो कि मतलब लाइक तुम्हें एआई से थोड़ा मतलब क्या है ऐसा हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर लाइक मेरे को काफ़ी डाउट्स आए थे कि मतलब कैसे स्टार्ट करना है, तो हमने फिर सोचा है पाइथन लाइब्रेरीज को कल हम लोग रिसोर्सेज को रिलीज करेंगे। सेशन नहीं होगा, बस पाइथन लाइब्रेरीज के रिसोर्सेज को हम लोग रिलीज करेंगे। फिर परसों हम लोग एक मतलब अभी हम तुम लोग एक टर्म से मतलब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे सुपरवाइज लर्निंग। तो उसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग 17 को माइनर टास्क देंगे, लेकिन ऐसा हम लोग डेडलाइन ऐसा रखेंगे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फिर ये हम लोग को आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे, और मतलब इसके सारे सब पार्ट्स मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लाइक अभी देख ऑडियो की कोई इशू है क्या, कि मतलब लोग बोल रहे हैं मतलब बहुत लो वॉइस आ रही है। नहीं मेरे पे तो मैं देख रहा हूँ मेरे पे तो वॉइस सही आ रही है, मतलब लो नहीं है। सिस्टम्स आई थिंक वॉइस सही करें। तो मोगनो एक बार चेक कर, लाइक तू होस्ट है तो फिर उसके बाद तू एक बार चेक कर कि लाइक ऐसा कुछ उन लोग का वॉइस का तो सेटिंग्स नहीं है ना। नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है। आदित्य, एक काम कर, अच्छा तू ही तो बोल रहा है। हाँ, ओके ओके ओके, यहाँ तक तो मतलब क्लियर ही है, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा हूँ, तो आज जो हमारा सेशन है ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कवर करेगा। पहले ये तुम लोग चैट में बता दो, मेरी वॉइस सही आ रही है ना? हाँ ओके सही है। तो जो हमारा सेशन है आज, पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसका रियल मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, और जो हम लोग समझते हैं और जो एक्चुअल में होता है उसका डिफरेंस क्या है। ओके, उसके बाद हम लोग मशीन लर्निंग पे आएंगे, फिर हम लोग डीप लर्निंग पे आएंगे, फिर हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे आएंगे। बेसिकली ये सब एक दूसरे के सब कैटेगरीज है, एक दूसरे के रिलेटेड पार्ट है। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है, और डीप लर्निंग उसको इंप्लीमेंट करने का सब पार्ट है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक अलग चीज है जो हार्दिक सर अच्छे से बताएंगे तुम लोग को, और लास्ट में अर्पित सर समराइज करेंगे इसको। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि तुम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एआई से क्या समझते हो? व्हाट थिंग कम्स इन योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ एआई? कोई डेफिनेशन दे दो चैट में, या फिर क्या एप्लीकेशन तुम लोग देखे हो। एक सीरी बोल रहा है सही है, बॉट सही है, और चेस बॉट सही है, बिल्कुल सही है। सेंटिमेंट्स भी सही है। रोबोट्स हाँ सही है। कंप्यूटर स्टार्ट्स टू लर्न, बिल्कुल बहुत सही।
तो और कोई डेफिनेशन बताओ कि हाँ ठीक है, एप्लीकेशन तुम लोग दे रहे हो, गूगल असिस्टेंट एक एप्लीकेशन है, जारविस एक एप्लीकेशन है, मशीन विच कैन थिंक, अनुभव कुमार राव ने लिखा है मशीन विच कैन थिंक, बिल्कुल सही, काइंड ऑफ ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो जिसने भी लिखा है सही लिखा है, गिविंग माइंड टू कंप्यूटर, बिल्कुल सही। तो तुम लोग सही लिखे हो। अब इसी को मैं, जो तुम लोग लिखे हो उसी को आगे बढ़ाता हूँ, स्लाइड चेंज करना। ओके, तो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब एनीथिंग विच इज नॉट नेचुरल इज नोन एज आर्टिफिशियल। और इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? जो हमारा थिंकिंग कैपेबिलिटी होता है उसको हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं। ठीक है ना? हम लोग किसी चीज को सोच पाए, उसको थिंक कर पाए, उसको प्रोसेस कर पाए, उसको लर्न कर पाए, तो ये इंटेलिजेंस होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं होता है बेसिकली, वी आर क्राफ्टिंग इंटेलिजेंट बिहेवियर बाय मशीन्स। हम मशीन्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर मशीन्स को ऐसा डेवलप कर दे रहे हैं कि वो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर पाए। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट हेल्प्स मशीन टू डेवलप ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड इवन बियॉन्ड दैट। ये जो आखिरी में ब्रैकेट में लिखा हूं ना, एंड इवन बियॉन्ड दैट, ये जो इफेक्ट आया है ये लास्ट 10 years में आया है। आज से 10 साल पहले अगर तुम एआई का डेफिनेशन लिखते ना, देखते, तो एआई का डेफिनेशन आज से 10 साल पहले डेवलप ह्यूमन इंटेलिजेंस तक वो सीमित रहता है या फिर वहीं तक स्टैंड रहता। बट आखिरी 5 से 10 साल में एआई का इतना डेवलपमेंट हुआ है, मोर और लेस ड्यू टू द डीप लर्निंग पार्ट, कि अब एआई ह्यूमन कैपेबिलिटीज के भी बहुत बियॉन्ड जा रहा है। तो तुम लोग प्रोग्रामिंग का वर्कशॉप्स करते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हो, सी सी प्लस प्लस इज बेसिकली प्रोग्रामिंग। डेवलपमेंट के बारे में तुम लोग जानते हो। तो डेवलपमेंट जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया। अब तुम लोग एआई का बात करो, तो अगर तुम किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट या एआई एक्सपर्ट से पूछो ना, तो वो कहेगा कि ये एक सेपरेट डोमेन है, ये ना प्रोग्रामिंग है ना या डेवलपमेंट है। तुम एआई में प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, हार्डकोर प्रोग्रामिंग भी होता है एआई में, हार्डकोर डेवलपमेंट भी होता है एआई में, मैथ्स होता है एआई में, स्टैटिस्टिक्स भी होता है एआई में, बहुत चीज होता है, मतलब हर तरह की चीज होता है। और सबसे ब्यूटीफुल थिंग एआई के बारे में ये है, यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग। तुम सब कुछ भी कर सकते हो, तुम प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट कॉम्बिनेशन भी सीख के अपना एक क्रिएटिव चीज ला सकते हो, तुम इलॉन मस्क बन सकते हो। और तुम एक हार्डकोर चीज लेके भी आगे बढ़ सकते हो, तुम हार्डकोर प्रोग्रामिंग लेके एआई प्रोग्रामर बन सकते हो, तुम अपना एपीआई, अपना प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, ये बहुत कुछ डेवलप कर सकते हो एआई में। तो ये एआई का बहुत अच्छा ब्यूटी है कि वी कैन डू एनीथिंग एज वेल एज एवरीथिंग। सर, व्हाट इज बियॉन्ड ह्यूमन थिंकिंग? ओके, अगर तुम बियॉन्ड ह्यूमन थिंकिंग का बात करो, तो फॉर एग्जांपल, अगर तुमको कोई एक सिंपल सा कैलकुलेशन ह्यूमन बेस्ड दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल रीइंफोर्समेंट लर्निंग पार्ट में आओगे तो हार्दिक सर तुमको बहुत सारा ऐसा एग्जांपल देंगे जहाँ पे हमारा जो एआई प्रोग्राम्स है वो ह्यूमंस को बहुत सारी चीजों में डिफीट कर दे रहा है। तो वहां पे तुमको पता चल जाएगा व्हाट इज बियॉन्ड ह्यूमन थिंकिंग। ओके, तो ओके, अब अगर हम देखें एआई के बारे में, तो अगर तुम किसी ह्यूमन को ही देखो, तो ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन जनरलाइज चीज लर्न करता है, उसको देखता है क्या लर्न करता है, फिर उस पर रीजन करता है, रीजनिंग करता है, फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो बेसिकली हम एआई में भी यही चीज करते हैं, हम एआई में भी एक्चुअली यही चीज करते हैं। हम किसी सिस्टम में लर्न करवाते हैं, किसी चीज सिस्टम को लर्न करवाते हैं, कैसे लर्न करवाते हैं वो आगे एक्सप्लेन होगा। उसको रीजनिंग देते हैं, सॉल्व, उसको रीजनिंग करवाते हैं, उसको थिंक करवाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाते हैं। तो यहाँ पे नीचे मैंने लिखा हुआ है लर्न फ्रॉम व्हाट डाटा। तो अगर तुम देखो, तुम अपने आप को ही अज्यूम कर लो, जब तुम छोटे रहते हो तब तुम अपने आसपास चीजों को देखते हो, तुम्हें डाटा मिलता है, तुम्हारे आंख से डाटा तुम्हें दिखता है, इंफॉर्मेशन तुम्हें दिखती है, उस डाटा को देख के तुम सोचते हो, उससे तुम लर्न करते हो। ठीक है? तो मशीन भी यही चीज करता है, डाटा को देख के लर्न करता है। फिर रीजनिंग का बात आया, तो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन्स रीजनिंग करता है, और यहाँ पे सिस्टम में मैथमेटिक्स रीजनिंग करता है। ठीक है ना? वहां बायोलॉजिकल रीजनिंग होता है या मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, वहां ब्लड फ्लो से रीजनिंग होता है या एल्गोरिदम्स रीजनिंग होता है। ओके, तो यहाँ पे एल्गोरिदम्स रीजनिंग करता है। और प्रॉब्लम्स कैसा सॉल्व करता है? तो यू नो दिस, तुम्हें पता है कैसा प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, सेल्फ ड्राइविंग कार का बनना या बहुत कुछ, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो वो चीज हो रहा है, वो तो कंप्यूटेशन है, नॉट इंटेलिजेंस। वो मैं आ रहा हूँ, कंप्यूटेशन और इंटेलिजेंस क्या होता है। स्लाइड चेंज करना। तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, अननेचुरल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना, ये दो चीजों से आ सकता है, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग। तो किसी ने पूछा था मुझसे कि मशीन लर्निंग और एआई डिफरेंट होता है क्या? तो हाँ, ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली मतलब होता है अननेचुरल, आर्टिफिशियली किसी मशीन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। अब वो प्रोवाइड करने का जो तरीका होता है वो तुम्हारा ट्रेडिशनल रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग भी हो सकता है और मशीन लर्निंग भी हो सकता है। दोनों अलग अलग कैसे है? तो अगर आज से 10 साल पहले तुम अपने कंप्यूटर पर चेस खेलते होगे,
विंडोज पे या फिर कोई भी सिस्टम पे नॉर्मल चेस गेम, या फिर फॉर एग्जांपल मैं चेस ले रहा हूँ, चेस खेलते होगे ना, तो वो जो चेस का गेम बना है ना, वो हार्डकोर प्रोग्रामिंग से बना है, जावा या सी प्लस प्लस किसी हार्डकोर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप्स, क्लासेस वगैरह का यूज करके वो लिखा हुआ है कि इफ दैट काइंड ऑफ चेस, मतलब जो भी है वो उस पोजीशन पे खड़ा है तो हम इतना स्टेप मूव करेंगे, फॉर ऐसे करके बैक ट्रैकिंग लगा के अलग अलग एल्गोरिदम्स लगा हुआ है, वैसे बना हुआ है। तो तुमको अगर वो चीज करना है, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग से उस काइंड ऑफ थिंग को डेवलप करना है ना, तो किसी एक हार्डकोर प्रोग्रामर का जरूरत पड़ता है जिसको यूआई आता है, बहुत कुछ आता है, वो रूल बेस्ड प्रोग्राम लिखेगा उस चेस गेम के लिए। और मशीन लर्निंग क्या होता है ना, मशीन लर्निंग एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं होता है। मशीन लर्निंग में हम वैसा हार्डकोर प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, हम ऐसा कुछ चीज नहीं लिखते हैं जिसको फॉलो किया जाए, वैसा कुछ कंडीशन नहीं लगाते हैं जिसको फॉलो किया जाए। यहाँ पे मशीन खुद ब खुद डाटा देखता है और खुद ब खुद सीखता है, उसके बाद वो समझता है कि हमें क्या एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 10 साल पहले चेस जैसा गेम डेवलप करना होता किसी सिस्टम के लिए, तो एक हार्डकोर प्रोग्रामर को बैठ के बहुत लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता। और अगर आज डेवलप करना हो तो मैं भी एक चेस फ्रेमवर्क का इमेज लूंगा अलग अलग टाइम पे, उसको मैं डालूंगा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, और वो खुद ब खुद इतना अच्छा एक्यूरेसी दे देगा, मतलब 10 लाइन से कम कोड में वो खुद डेवलप कर लेगा अपने आप को। तो ये मशीन लर्निंग होता है और वो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। तो मशीन लर्निंग इज अ काइंड ऑफ टेक्निक टू ऑब्टेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम मशीन को कैसे लर्न करवाते हैं? वी प्रोवाइड डाटा ऑन विच मशीन लर्न्स एंड अंडरस्टैंड टू सिलेक्ट एनी एक्शन। तो अगर तुम नेचुरल ह्यूमन को भी देख लो ना, तो ह्यूमन कैसे लर्न करता है? ह्यूमन 3 तरह से लर्न करता है। ह्यूमन को अगर तुम कोई इंफॉर्मेशन दे दो और उसको ऑप्शन दो कि हमें इसको चूज करना है या इसको चूज करना है, तो वो दोनों में से कोई एक चीज चूज करेगा। तो उस किसी एक चीज को चूज करना ना, किसी एक कैटेगरी को चूज करना, उस कैटेगरी को चूज करने वाले तरीके के लर्निंग को हम लोग सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। तो ये मशीन लर्निंग का एक सब कैटेगरी है, सुपरवाइज लर्निंग, जहां पे हम कैटेगरी चूज करते हैं। दूसरा, एक इंसान कैसे लर्न कर सकता है? वो किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर सकता है। उसके पास अगर डाटा दे दिया जाए और उसे बहुत सारे ऑप्शंस दे दिया जाए, तो उस ऑप्शंस को वो ग्रुपिंग कर लेगा और वो किसी एक ग्रुप में अपने आप को मान लेगा। तो ये भी मशीन लर्न करने का एक दूसरा तरीका होता है, वेयर वी प्रोवाइड मशीन डाटा एंड लेट मशीन लर्न द ग्रुप ऑफ एक्शंस where it can select a proper group of categories and it is called unsupervised learning। तो इसको हम unsupervised learning बोलते हैं, जहां पे मशीन एक चीज को चूज नहीं करता है, वो एक सर्टेन ग्रुप में अपने आप को मान लेता है। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो है कि मशीन को हम कोई डाटा इनिशियली प्रोवाइड नहीं करते, हम मशीन को एक्शन करने भेज देते हैं विदाउट एनी डाटा। मतलब एक इन्वायरमेंट में, एक जगह पे हम लोग अपने मशीन को कुछ काम करने के लिए भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक गेम में हम अपने मशीन को भेज देते हैं कि गेम खेलो। मशीन वहां पे गेम खेलता है, वहां से उसको डाटा ही मिलता है और वहां पे वो गलत करता है, मतलब उसके पास इनिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो गलती करेगा। उस गलती को वो सुधारता है, उस गलती से वो लर्न करता है, और इसी ट्रायल के साथ एरर करना, उस एरर के साथ लर्न करना और फिर एक्शन परफॉर्म करना, फिर उसको इंप्रूव करते रहना, ये री लर्निंग कहलाता है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग की ये 3 सब कैटेगरी है: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और री लर्निंग। ओके। और उसके बाद जो हमारा आता है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग इज बाय फार द बेस्ट वे ऑफ अचीविंग मशीन लर्निंग। तो ये जो हमारा डीप लर्निंग है ना, बेसिकली मशीन लर्निंग हम समझ गए क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम समझ गए कि हमें अननेचुरल रूप से किसी मशीन में इंटेलिजेंस डालना है। उसके 2 तरीके हो सकते हैं, रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग। रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग पुरानी चीज हो गई, अब हम मशीन लर्निंग करते हैं। अब हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है किसी की। अगर तुम ईयर बाय ईयर देखो तो अमाउंट ऑफ कोड जो एक प्रोग्रामर लिखता था वो साल दर साल घट रहा है। कोडर्स का काम घट रहा है, मशीन लर्निंग का काम बढ़ रहा है, क्योंकि अब कोडर्स को हर चीज में प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम मशीन लर्निंग कर सकते हैं, मशीन खुद लर्न करता है। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गया है और आते रहेगा। तो मशीन लर्निंग हम समझ गए क्या होता है, हम डाटा देते हैं, वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हमारा डीप लर्निंग आता है, और डीप लर्निंग बेस्ट तरीका है मशीन लर्निंग ऑब्टेन करने का। ये बेस्ट तरीका क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन लाइक आर्किटेक्चर फॉलो करता है। जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं, नर्वस सेल्स बने रहते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग में भी न्यूरॉन्स रहते हैं। वहां पे हमारे ह्यूमन ब्रेन में बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स रहते हैं, हम डीप लर्निंग में बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को मैथमेटिकल फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं बस। वहां पे इनपुट हमारे ब्रेन के न्यूरॉन में जाता है, न्यूरॉन हमारा आउटपुट देता है थिंक करके। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनपुट हमारे मैथमेटिकल फंक्शन में जाता है, मैथमेटिकल फंक्शन आउटपुट देता है। अगर एक इंग्लिश सेंटेंस है तो वो इंग्लिश सेंटेंस एक मैथमेटिकल वेक्टर या मैथमेटिकल मैट्रिक्स या काइंड ऑफ थिंग्स में कन्वर्ट होता है, उसको एक फंक्शन से पास करते हैं, वो फंक्शन आउटपुट देता है, फिर हम उसको एक अलग सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इस काइंड ऑफ थिंग डीप लर्निंग में होता है। और अगर देखो मशीन लर्निंग और ये खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 या 1960 से, उस समय कौन हुआ था?
बट उस समय से ये इतना डोमिनेंट नहीं रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हाल के 5 या 10 साल में डोमिनेंट हुआ है, और उसके डोमिनेंस का सबसे बड़ा रीजन अगर तुम्हारा कुछ है तो वो डीप लर्निंग है। क्योंकि डीप लर्निंग ने जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन लाइक आर्किटेक्चर को रिप्लेनिश किया, जिस तरह से कवर किया, और जिस तरह से फॉरवर्ड हो रहा है, आज के डेट में एआई सबसे डोमिनेंट है। और तुम अक्सर कोटेशन सुनते होगे कि जिसके पास डाटा है वो वर्ल्ड को रूल करेगा आने वाले टाइम में, और रूल कर भी रहा है एक तरह से देखो तो आदित्य आगे बढ़ ओके ओके ओके, देखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 4 कैटेगरीज है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, डीप लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम जान मतलब बता चुका हूँ, एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इन्फ्लुएंसेस और क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमंस। ओके, मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो मशीन को एबिलिटी प्रोवाइड करता है लर्न करना डाटा के साथ और उस पे एक्शन लेना। और डीप लर्निंग अभी तक का सबसे बेस्ट मेथड है टू ऑब्टेन द मशीन लर्निंग। मशीन को लर्न कराने का अगर अभी तक सबसे कोई बेस्ट मेथड है तो डीप लर्निंग है। इसके बाद तुम्हारा डाटा साइंस आता है। तो तुम्हारा जो बेसिकली डाटा साइंस है, ये एक तीनों का कॉम्बिनेशन है, जहां पे हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं, उसको अपने डाटा पे लगाते हैं और उस डाटा से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। तो ये आज के जमाने में बहुत हॉटेस्ट चीज है। इट्स अ काइंड ऑफ वेरी हॉटेस्ट थिंग। तो इससे तुम आगे बढ़ सकते हो, स्लाइड आगे बढ़ाओ। इसके बाद यहां से कैरी ऑन करेगा दिव्यांश। पहले थैंक ये यू। तुम लोग बताओ चैट में कि लैग तो नहीं हो रहा ना। सब लोग बताओ कि लैग हो रहा क्या। ठीक है, बढ़िया। तो फिर पहले तो लाइक मशीन लर्निंग के 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कि पहला पॉइंट बोलता है कि ये एआई का एक सबसेट है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि लाइक जो एआई है हमारा, वो पूरा पूरा एक हम लोग के ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारा मशीन लर्निंग, वो किसी एक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम पे क्या कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करने की कोशिश करता है। और ये दूसरी बात जो कि थी, कई लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिखा था कि विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम कंप्यूटर को कुछ सिखाना। तो लाइक इसको थोड़ा एक एग्जांपल से देखते हैं कि ऐसा एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं कि तुम्हें एक इक्वेशन दी है कि z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अगर तुम ये सीसी या फिर कहीं और कोड लिख रहे होगे तो क्या करोगे, लाइक बस x और y की वैल्यू इनपुट लोगे और फिर उसके बाद z की वैल्यू आउटपुट करा दोगे। लेकिन बेसिकली यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है तुम्हें कि x, y और z की कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं। अब ऐसा होगा कि उन एक्स वाई और जेड के मतलब रिलेशन से, मतलब लाइक उन सारी वैल्यूज को उसके, हाँ लीनियर अलजेब्रा है इसमें थोड़ी, लाइक चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, लेकिन मतलब बहुत हाई लेवल नहीं है लीनियर अलजेब्रा, तो चिल रहना। तो ऐसा है कि एक्स वाई और जेड की जो सारी वैल्यूज हैं वो उसको एक मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं और फिर मतलब उस पर कुछ ऑपरेशंस करते हैं कि वो आउटपुट में और फिर इनपुट में एक रिलेशन बनाए। और इससे तुम्हें एक मतलब ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, जब x का जो कोएफिशिएंट होगा वो 3 मिल जाएगा और y का जो कोएफिशिएंट होगा इक्विवेलेंट टू 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मतलब हमने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, एक छोटे से कोड ब्लॉक को अपना सारा मतलब इंफॉर्मेशन दिया कि x और y के करस्पॉन्डिंग क्या क्या z की वैल्यूज मिल रही है हमें, और उसको तो उसकी हेल्प से हमने ये कोएफिशिएंट्स अपने डेराइव किए। तो दिस इज बेसिकली मशीन लर्निंग। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अर्पित। कर दी मैंने आगे। तो बेसिकली मैंने जो पिछले स्लाइड में बताया कि ऐसा था कि हमने 3 और 4 को डिराइव किया, लाइक क्या कहते हैं बिना एक्सप्लिसिटली कोड किए। तो हम भी बेसिकली ऐसा ही काम करते हैं कि लाइक कई ऐसा होता है कि कुछ फीचर्स भी होते हैं रियल लाइफ में
चीज में लाइक किसी भी चीज को डिपेंड करने वाले कुछ फीचर्स होते हैं। लाइक तुम मान लो कि एक हमारे पास बुक है, बुक का प्राइस किस किस चीज पे डिपेंड करता है। लाइक फर्स्टली हो सकता है वो एक ऑथर पे कि किसने उस बुक को लिखा है, लाइक कितनी थिक है, इन सब फीचर्स पे वो डिपेंड करेगा। लेकिन वो कितनी वैल्यू तक उन सब फीचर्स पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग को देखना है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली पैटर्न को एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद मतलब हम लोग का बेसिक काम यही है कि हम लोग बेसिकली नंबर्स के बीच में एक पैटर्न को ढूंढते हैं। और फिर अब अगला मीम लाइक जिस पे काफी देर से हम लोग लाइक मशीन लर्निंग सिर्फ एल्गोरिथम नहीं है, लाइक कोडिंग नहीं है, एल्गोरिथम कोडिंग जो बोल दो, इसमें बहुत सारी नहीं बेसिक सी मैथ्स भी इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ऐसा ही है कि मतलब अगर तुम्हें चीज़ों को ऑप्टिमाइज रखना है, बेटर रखना है, तो फिर तुम्हें मैथ्स की थोड़ी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। और मतलब इट हेल्प्स यू डू बेटर लाइक टेंसरफ्लो और ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिधर मतलब ये मैथ्स जो तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो तुम पढ़ोगे इसका काफ़ी ज़्यादा तुम्हें एडवांटेज मिलेगा और लाइक तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। लाइक ये बड़ो ओपन सोर्स। तो बेसिकली आदित्य सर ने सुपरवाइज अनसुपरवाइज के बारे में बताया था। तो यही है कि मतलब यहाँ पे एक में होता है कि वहाँ पे यस और नो लाइक आंसर्स मिलते हैं तुम्हें, और एक में होता है कि तुम्हें आंसर्स नहीं मिलते हैं और तुम बिना आंसर्स की चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो अपने एल्गोरिथम के थ्रू। तो ये मशीन लर्निंग के दो पार्ट्स हैं और एक लास्ट है जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। वो हम लोग बाय द एंड ऑफ द सेशन बहुत अच्छे से मतलब डिस्कस करने वाले हैं। लाइक अब अपना है कि एक एमएल का जो एल्गो होता है कि उसकी जो मतलब हम लोग को डीप लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ती है। हम लोग के सारे एमएल एल्गोज जो होते हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा मतलब प्रिडिक्शंस में जब जब उसको डाटा और मिलता जाता है तो उसका प्रिडिक्शन इम्प्रूव होता जाता है। लेकिन ऐसा होता है एक पॉइंट आता है लाइक जब मतलब तुम्हारा एक ग्राफ बनाओ लाइक मोर डाटा के साथ तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो एक्यूरेसी घटने लगती है। तो इसका एज ए सोल्यूशन हमने डीप लर्निंग को ऑब्जर्व किया, तो फिर इसीलिए हम लोग को डीप लर्निंग की जरूरत पड़ती है। तो फिर क्विक क्वेश्चन तुम लोग के लिए, ये सारे हिंट्स देख लो और फिर ओह दैट वाज क्विक। ठीक है हाँ एग्जैक्टली। चलो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वॉइस सुनाई दे रहा है ना मेरा? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दिव्यांश वो वीडियो प्ले कर देगा। सो It all begins from a single origin, a unique point in space and time. This is the spark of innovation that fuels your most amazing breakthroughs. It's a passion for discovery that unveiled the genesis of all that exists in the universe. Today, the power of AI helps computers achieve superhuman capabilities in image recognition and lets scientists save our most precious resources by analyzing in 1 month what used to take 10 years. 是谁发明了机械计算机？ Everyday devices translate even the most complex languages from voice into text and images into words, Xavier is now present. helping the visually impaired recognize an old friend or letting a blind woman read to her child.
for the first time. Autonomous vehicles give us the freedom to reimagine our city streets and travel where there are no streets at all to help the lost find their way home. We see robots teach themselves to perform simple tasks. We even watch in awe as they take their first steps. वॉइस डबल हो रही है, इस जो माइक ऑन है. And today, a 2,500-year-old game meets its match as a computer competes with one of the greatest human champions of all time and wins. This is the collective imagination, fueled by forward-looking technologies and the beginning of your most amazing discoveries yet to come. चलो, होपफुली तुम सबको थोड़ा मोटिवेशन आया है ये देख के. So let's move forward. So first let's define what machine learning is. किसी ने नाम सुना है मशीन लर्निंग, सॉरी डीप लर्निंग के बारे में, या कोई एप्लीकेशन या कुछ? बस नाम सुना. ठीक है, तो देखो डीप लर्निंग, आदित्य ने जैसे बोला, इट्स अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. बट देखो हमारे पास मशीन लर्निंग जब है तब डीप लर्निंग हम क्यों यूज करेंगे? डिफरेंसेस क्या है? DLSS uses it. Nice. So deep learning actually is more of an approach. Like machine learning पे क्या होता है? Statistics जब होता है हायर ऑर्डर, एक टाइम पे होता है जब स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग कंबाइन कर जाते हैं. मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स एक्चुअली पूरा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बिल्ट है. तो और डीप लर्निंग थोड़ा डिफरेंट है. डीप लर्निंग स्टैटिस्टिक्स यूज करता है, बट द मेन इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन. लाइक ह्यूमन ब्रेन, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है मैंने. Human brain is an interconnection of neurons doing different processes, having different specialized goals. Neural network uses the same concept. There are several neurons. You can see there are 4 layers that are given here: 3, 4, 3, 3. So here each layer has a specific function, and each neuron holds a particular value or does a particular computation. So their particular combination will comprise of a model. This is the entire model. It's a very simple neural network. Real life models are not so simple, but this is basically the structure of a very basic neural network. So as you can see, it is inspired from the human brain. So that's why it's known as deep learning, because it extracts features, it extracts deep features. So we are going to learn about it later. So next slide, please. So why do we use neural networks? So in machine learning, we perform classification and maybe some kind of prediction like house pricing prediction and stuff. Those are like very simple problems, but real life problems are a little bit more complicated. For example, image facial recognition is one such problem, like recognizing a person's face. Just imagine all the possible orientations a person's face can have. Like there will be billion such possibilities. So is it possible to solve such a thing using just machine learning? Like you require a lot of data, and as Divyansh discussed, when we have a lot of data, machine learning fails to make use of the data. Like suppose we have a data set of 10,000 images, machine learning will use till 10,000 images, but after that the accuracy will not increase as is required. It will maybe stagnate at around 85 or 90%. But we don't need 85-90%. We need in the real world 99%, 98% accuracy. So that's why we use deep learning, to increase our accuracy, because there's no shortage of data in the world now. We have data sets of millions and lakhs of images, and we need to properly use it. So that's where deep learning comes to the fore. So simple networks, neural networks that I just showed one can perform the image classification, and there are very advanced models that are actually quite booming right now. Everyone's using them. They are used for object detection. For example, you must have seen some image of many cars on a street and some bounding boxes on each car or each pedestrian or each lamppost.
that is called as object detection, detecting objects in an image. Then also recognizing user's voice from a mixture of voices. That is basically in Discord you see there's a noise suppression feature. So that actually uses deep learning. It takes a user's voice and it eliminates the background noise from it. So that is another तमग्नो application. Yes. तमग्नो ये बोल रहा है कि मतलब थोड़ा धीरे से मतलब हल्का अच्छा धीरे हो अच्छा जा. ठीक है ठीक है ठीक है. So that basically requires uh, that takes the user's voice, eliminates the background noise. So first what it does is it classifies this is the user's voice, this is the noise, and then it subtracts the noise from the voice. So that is another deep learning application. And then is language translation, which Google uses. You all will know. So hence computer science fields. Now there are many fields. For example, computer vision. Vision, you all know what vision is. The sensory cortex in your eyes detect things like digits and objects. But if someone tells you make a computer do that stuff, then how will a computer do that stuff? Computer cannot see. So we use deep. So there's deep learning comes to the fore because we have models like this that can perform stuff like detecting objects. Google Lens, yes, a very good example. Google Lens and and many other organizations are also doing this. So that is known as computer vision. For example, I mentioned above image classification, then object detection. These are all fall under computer vision. Computer vision is a very vast field. So that's another thing. And Apple glasses actually does it consists of computer vision, but there's a lot of other stuff as well. So I won't say it's purely computer vision. Then there's natural language processing. Natural language processing is human languages. For example, when we speak in Hindi, computer does not recognize Hindi by itself, or how will it come? So and it does not even recognize English. How will it convert from Hindi to English and vice versa? So that is known as natural language processing. We process languages, we process human data. This is done using something known as embeddings. For example, suppose we have a sentence. Suppose we have a sentence, I am hungry. So we have to analyze this sentence. So maybe what a computer deep learning does it converts this sentence to a vector. A vector maybe consists of 5 or 10 numbers. Each number maybe it represents something like maybe it represents a sentiment. Actually, it's called a sentiment. Like what to say? Like how happy someone is, or how sad the sentence is, so like that, or how angry, how much angry mood it has. So that's called an embedding. So basically, that can be done through deep learning. You can generate vectors, and this is actually very useful. So this is actually the basic of natural language processing. So that is known as NLP. In short, we also call it NLP. Computer vision is called CV, and natural language processing NLP. And robotics, I don't think I need to mention the use of robotics and AI, how AI is used in that, the decisions that robots take. It uses RL as well as DL. Actually, RL it uses more, but nowadays in the complicated models, even deep learning is being used, and organizations like DeepMind and OpenAI and NVIDIA as well, they are using deep learning and RL together to create some very wonderful stuff. So that's it. So most of the state of the art solutions to real life problems, as you can see, these real life problems use deep learning models. So even machine learning problems can be modeled using deep learning. For example, that housing price prediction that I said, to predict the price of a house using some particular things like the square foot area, location, and all the other parameters. That is actually a machine learning problem. It's a very basic machine learning problem. But you can also solve it using deep learning. And it's a bit tricky, but it can be done. And you can achieve very good accuracy. So actually, it's not accuracy. We call it mean squared error. Accuracy actually comes when we are classifying something. Accuracy, the definition is the number of correct classifications by total number of classifications. So, but in pricing, there is no correct pricing. So we use mean squared error instead. The squared of the difference between the correct value and the predicted value. So we can achieve very good results if we use deep learning in that. So even machine learning problems have deep learning solutions. So next slide, please. So I think many of you must have a lot of memes in your phone. So this is you can use deep learning to delete. So whether an image is a meme or not, maybe it can be done using deep learning. I don't think I haven't seen an example of it, but
of course it can be done. A meme is an image, so if you can make a model which classifies an image as a meme or not, and maybe then you can delete many memes altogether. So this is a computer vision task, because there's a lot of images and a computer is processing those images and classifying the meme content of it. So that can be done using deep learning. So the next slide, please. Okay, now this is a very interesting application. So this actually this is a very core application of AI. Many of you must have known autonomous driving. So autonomous driving actually uses a lot of deep learning. So there's actually four parts of this autonomous driving. First is there's a camera. Actually, there are multiple cameras in different positions of a car, but let's consider only one for the simple use case. Suppose there's only one camera installed on the front of the vehicle. It takes images at a rate, say 60 frames per second, and those images are fed in real time to a system, to a deep learning system, that first it does object detection. It detects all the objects that are in the image. For example, as you can see here, SUVs, the passenger car, sports car. First, it will detect all the cars and even the lamppost that is not given here, but actually even the lampposts and those traffic signals. Traffic signals are very important. Traffic signals, trucks, buildings, even everything is detected. The location of each and everything that is done using object detection. So once that is done, then the next step is classification. We have detected the objects, but what are the objects? So for that we need classification. So that then the labels start coming. Like you can see above, the SUV label is there, passenger car is there, sports car is there, police car is there. So that is the classification part. We extract the objects and then we run a classifier on them to detect what kind of objects they are. So this is known as the classifier. So these first two steps, they use deep learning. And the next two parts, they are actually more of robotics than AI. The third is motion planning. Motion planning, what it basically is, by now you know the location of the objects and what they are from the first two steps. So what motion planning does is it uses those locations and those things to specify the path that the car must travel to minimize the chance of any collision or traffic violation, etc. So that is known as motion planning. It's a very big field, very big research field. I think you all must have heard of Rahul Kala sir. He has a PhD on motion planning. So if you want to, you can talk to him. Then the fourth part is the control. Control is basically once you have the path that the car must take, the car won't take the path by itself. It has to be controlled. So that will then be translated into the steering mechanism. That is how much the car should steer left or how much it should steer right, so as to take that path correctly. So the steering wheel and the gear changing and all the hardware control is actually hardware dependent mostly. So this actually comes under robotics control. So then the car is guided in the appropriate direction. So this is how autonomous or self-driving cars are made. This is actually very basic. There's a lot of stuff going on here, but this is actually the most basic explanation that I can give. So this is how it happens. So yes, so next slide. Okay, so after hearing all this high level talk, you must be thinking, what is all this? Like how will we ever do all this? This must be very complicated. This must involve 10,000, 20,000 lines of code and very intense mathematics. I'll have to learn linear algebra and the calculus and everything. So I cannot start now. It's not at all true. The maths that you require, you only need to know the basic math, because there are frameworks. There are many frameworks of deep learning. I'll just mention the two most popular. Those are Keras and PyTorch. Keras is actually older, but PyTorch is a bit more efficient. So that's why PyTorch is being used more now. But those frameworks, you just need to know how to use the frameworks. It's like, what to say, frameworks. How can I explain frameworks? They are a bit like libraries, but they are not exactly libraries. Like they are a little bit more than libraries. You can think about libraries, but it's not actually libraries. So they are basically inbuilt functions and stuff that you can use. So suppose you want to build a neural network, you just 5 or 6 lines, just write 5 or 6 lines and you can build a network. But to build a good one, you really need to know, like, you have to know proper math if you want to build a good neural network. That is the main difference between a AI programmer and a developer. A developer knows how to use ML, but an AI program knows how to build proper algorithms and like proper models. So that is the basic difference. If you want to become a good AI engineer or a
or just an AI engineer. So you need to know maths there. So that will happen. It's not that high-fi. You will learn slowly. But yes, the frameworks will make your life a lot easier. Basically you can build a. I will actually explain in the second workshop how to build a digit classifier, the system that can classify handwritten digits. So that is basically in Keras it is just 26 lines of code. So it's not at all tough. Like it's very easy actually. So you don't need to worry too much about it. So a quick question for you all. What is a chess engine that contains an animal in its name? Can anyone answer this? Stockfish, Nikes, okay. Okay, anything else? Okay. So yeah, that's good. That's good. So yeah, next. Now I think it's reinforcement learning. So it's time. Hardik, please. Yes. DeepMind operates as a semi-independent subsidiary of Google. The thing that makes DeepMind unique is that DeepMind is absolutely focused on creating digital superintelligence, an AI that is vastly smarter than any human on Earth and ultimately smarter than all humans on Earth combined. This is from the DeepMind reinforcement learning system. Basically wakes up like a newborn baby and is shown the screen of an Atari video game and then has to learn to play the video game. It knows nothing about objects, about motion, about time. It only knows that there's an image on the screen and there's a score. So if your baby woke up the day it was born and by late afternoon was playing 40 different Atari video games at a superhuman level, you would be terrified. You would say, my baby is possessed, send it back. The DeepMind system can win at any game. It can already beat all the original Atari games. It is superhuman. It plays the games at super speed in less than a minute. Hey guys, मेरी आवाज आ रही है? Hello. Terrified me. Oh. So I'm Hardik and I will basically give you an overview of reinforcement learning and why do we exactly need it. And basically I will just give some cool examples and applications of the same. So next slide. So when we talk about reinforcement learning, one thing pops up, that what actually it is and why do we actually need it. So basically ये क्या होता है, जैसे अगर कोई भी एक हमारे पास रोबोट है, हमने उसको बस और बेसिकली मैं बस इस चीज़ का हाउ बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे हो रही है, क्योंकि वो तुम बाद में खुद आके पढ़ लोगे रिइंफोर्समेंट लर्निंग में। मगर अभी बताने लगा तो सारे के सारे लोग लीव ही कर दोगे, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली बस उसका जो बेस है वो बता रहा हूँ। जैसे रिइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, अगर मेरे पास अगर कोई एक रोबोट है, तो वो हम उसको कंटिन्यूअसली कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह देंगे, अगर और उसका बेसिकली बस एक ही एम होता है पूरे उसके लाइफ साइकिल में, कि उसको अपने जो रिवॉर्ड्स होते हैं, जो उसको मिल रहे होते हैं, वो उसको मैक्सिमाइज करने होते हैं, और जो रिवॉर्ड्स देगा वो बस हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम उसके ऑर्गेनाइजर हैं। तो बेसिकली जैसे अगर नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे अगर एक मेज़ है, मेज़ के अंदर अगर मैंने बोला कि मैंने अगर एक रोबोट को अगर छोड़ दिया और मैंने बोला कि उसको पूरा मेज़ पार करना है, सॉल्व करना है, और मेरे पास बस मैंने एक चीज़ करी जिससे जैसे ही रोबोट मेज़ में जाता है, मैं उसको कंटिन्यूअसली -1 रिवॉर्ड फॉर एवरी 1 सेकंड अगर सपोज़ करो अगर मैं उसको दे रहा हूँ, जैसे ही वो अंदर गया तो उसको लगा अरे ये क्या हो रहा है मेरे को, मतलब कंटिन्यूअसली ऐसे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं नेगेटिव, तो वो जल्दी-जल्दी कोशिश करेगा कि मैं कैसे-कैसे करके बाहर आ सकूँ। तो वो जल्दी-जल्दी बाहर आने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यही होता है रिइंफोर्समेंट लर्निंग में, कि वो जो जैसे ही हम एजेंट को अगर कहीं भेजते हैं, हम अगर उसको कोई टास्क देते हैं, तो हम उसको बस नेगेटिव रिवॉर्ड से बॉम्बार्ड करते हैं और हम उसको देखते हैं कि वो
कैसे अपने खुद को अलाइन करके अपना जो टास्क होता है उससे पॉजिटिव रिवॉर्ड्स लेके आ सकता है। अब जैसे अगर ये मेज है, अगर इस मेज के अंदर बहुत सारे अगर सॉल्यूशंस हैं, जैसे अगर एक बहुत लंबा रास्ता है, एक बहुत छोटा सा रास्ता है, तो सपोज जैसे अगर कोई रोबोट है मेरे पास, और उस रोबोट ने देखा कि अच्छा ये रास्ता मेरे को एकदम सही मिल रहा है, इस रोबोट से मैं फाइनली मेरे मेज से बाहर आ पा रहा हूँ, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है, तो वो एक तरीके से इतना एफिशिएंट नहीं हुआ। इसलिए रिइंफोर्समेंट लर्निंग में एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, जिसको हम प्रॉब्लम नहीं कह सकते, हम उसको बोलते हैं, उसका एक फीचर होता है जिसको हम डालते हैं उसके अंदर। उससे क्या होता है कि वो रोबोट सबसे पहले ट्राई करता है कि मेरे पास अगर दो रास्ते हैं, एक रास्ता अगर बहुत बेकार है और दूसरा रास्ता मेरे को मालूम है कि हाँ इससे मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन बहुत कम कम मिल रहा है, तो मैं अगर कंटिन्यूअसली जो रास्ते से मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है अगर मैं उसी के ऊपर जाता रहूंगा, तो हो सकता है कि मेरे को रिवॉर्ड्स मिलते रहे और सब कुछ ठीक हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जो मैंने अभी तक पाथ लिया नहीं हो सकता है वो बहुत बेकार हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पाथ बहुत ज्यादा अच्छा हो। तो उसके अंदर एक होता है ये वाला जो ट्रेड ऑफ लिख रखा है यहाँ पे, उसके अंदर ये होता है कि जैसे हम रोबोट को ऐसे डालते हैं जिससे वो कई बार उस पाथ पे जाए जिससे उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, और कई बार दूसरे पाथ पे जाए जिससे उसको रिवॉर्ड थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन हो सकता है उस पाथ पे उसको रिवॉर्ड मिलने की जो चांसेस है वो इम्प्रूव हो जाए। अब ऐसे ही जैसे अगर मैं कोई अगर रूबिक्स क्यूब का एग्जांपल लूं, तो उसके अंदर अगर हमको अगर सॉल्व कर रहे हैं अगर, और सपोज करो एंड के अंदर अगर हम हमारे पास कुछ दो तीन ही मूव्स रहे हैं सॉल्व करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगर उसको दे दिया तो वो कुछ भी ऐसे मूव्स कुछ भी ऐसे मूव्स देखेगा और उसको ट्राई करेगा जिससे उसको लगे कि मैं फाइनली पहुंच जाऊं, जिससे मेरा रिवॉर्ड फुल हो जाए, मतलब मेरा जो क्यूब है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अगर वो कर रहा है, तो ऐसे बहुत बार ऐसा होगा कि वो एक लंबा सा पाथ ले लेगा करके, तो हमको वो नहीं चाहिए। तो उसके अंदर हम रिइंफोर्समेंट लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं, और उसके मदद से हमको फाइनली जो रोबोट होता है उसको एक फाइनली ऐसा पाथ मिल जाता है जिससे वो सिस्टम सबसे ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। और ये चीज़ भी सबसे ज़्यादा इसलिए इंप्रूव हो रही है क्योंकि ये जस्ट अभी मतलब बिकॉज ऑफ द डीप लर्निंग मॉडल्स दैट आर हेल्पिंग इट। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर कोई गेम की बात कर लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल चेस, तो चेस के अंदर इतने सारे पॉसिबल मूव्स होते हैं कि हम हर मूव को नहीं देख सकते कि अच्छा ये इस मूव से वो चलेगा, उस मूव से वो चलेगा। तो उसके अंदर डीप लर्निंग के हिसाब से हम कुछ जो मेथड्स होते हैं उनको मतलब लेके चलते हैं कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो उसके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो डीप लर्निंग सॉल्व करता है, तो वो आगे बताएंगे, एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो और जो रिइंफोर्समेंट लर्निंग की सबसे अच्छी बात है वो है द हाउ क्लोज इट इज टू द ह्यूमन ब्रेन। मतलब जो जो चीजें हम बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे जब हम बॉर्न हुए थे, तो हमारे जो ब्रेन के अंदर एक डोपामिन करके एक केमिकल होता है, उसके वजह से जो भी हम टास्क करते हैं और वो अगर टास्क हमको सही लगे, अगर वो टास्क में हमको मजा आ रहा है, तो हम वो टास्क बार बार होगा, मतलब बार बार टास्क के और जाएंगे और हमको लगेगा कि हमको यही टास्क बार बार होता रहे। तो वैसे रिइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर भी यही होता है। और दूसरी और चीजें होती है, जैसे वो एक चीज करता है, द लर्नर इज नॉट टोल्ड विच एक्शंस टू टेक बट इंस्टेड मस्ट डिस्कवर विच एक्शंस यील्ड द मोस्ट रिवॉर्ड बाय ट्राइंग देम। हम भी यही करते हैं। हमको बहुत बार अगर कुछ लगता है कि अच्छा ये चीज़ सही है, फिर हमको लगता है कि नहीं ये तो बहुत गलत किया था हमने टीवी सीरीज वगैरह देख के, अब अगली बार से नहीं देखूंगा। तो ऐसा करके हम बहुत बार ट्राई करते हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते फाइनली, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, लेकिन वो रोबोट्स हैं, हम उनको सिखाते हैं कि नहीं तुमको अगली बार से ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ में अगर देख रहे हैं कि अगर हमने बैठे हैं एक दिन, बैठ के एकदम आराम से बैठे हैं और हमने डिसाइड किया कि आज मैं एकदम फ्री हूँ और आज मैं बैठ के कोई टीवी से मतलब कुछ टीवी देख लेता हूँ या कोई गेम खेल लेता हूँ। लेकिन उसका ये होगा कि हमको उस टाइम तो बहुत अच्छा लगेगा कि अरे क्या बात है, मैं तो गेम वगैरह खेल रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। लेकिन एंड में ये होगा कि हम जो आपने एग्जाम दिए थे आईआईटी के, वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही आप नहीं कर पाए और आपने बस ये देखा कि मेरे जो नेक्स्ट रिवॉर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनकी तरफ चले गए। लेकिन असली में ये होता है, हमको सारे जो फ्यूचर रिवॉर्ड्स होते हैं उनको भी आगे आगे की तरफ देखना होता है कि हम कैसे हमारा जो मतलब जो पूरा रिवॉर्ड सिस्टम है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। जस्ट मतलब नेक्स्ट लेके कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये देखो।
On Earth, the simple rules of natural selection and competition led to the evolution of increasingly intelligent life forms. Today, we ask if comparably simple rules and multi-agent competition can also lead to intelligent behavior in a new virtual world. These agents are playing hide and seek. These agents have just begun learning, but they've already learned to chase and run away. This is a hard world for a hider who has only learned to flee. However, after training in millions of rounds of hide and seek, the hiders find a solution. The hiders learn to use rudimentary tools to their advantage. By grabbing and locking these blocks, they can create their own shelter. The seekers are locked in place for a brief period at the start of the game, giving hiders a chance to prepare. Even so, the hiders must learn to collaborate, accomplishing tasks that would be impossible for any single individual. The hiders are not the only ones who can learn to use tools. After many generations of failing to break into the shelter, the seekers learn to jump over obstacles using ramps. However, after many millions of rounds of having their shelter breached, the hiders learn to take away the primary tool the seekers have at their disposal. Note that we did not explicitly incentivize any of these behaviors. As each team learns a new skill, it implicitly changes the challenges the other team faces, creating a new pressure to adapt. We've also put these agents into a more open-ended environment, randomizing the objects, team sizes, and walls. In this world, they learn to construct their own shelter from scratch, requiring that they arrange multiple objects into precise structures. To prevent seekers from using the ramps, the hiders move them to the edge of the play area and lock them in place. We originally believed this would be the final strategy that the agents learn. However, we found that after more training, the seekers discovered that they can jump on top of boxes and surf them to the hider's shelter. In the last stage of emergent strategy that we observe, the hiders learn to lock as many boxes as they can before constructing their fort in order to defend against box surfing. So how do agents acquire these skills? They're trained using reinforcement learning, an algorithm inspired by the way animals on Earth learn. The agents play thousands of rounds of hide and seek in parallel for many days. They train against each other as well as past versions of themselves using an algorithm called self-play. Coevolution and competition on Earth led to the only generally intelligent species known to date, humans. While this world is far less complex than Earth, we have found evidence that simple rules can lead to increasingly intelligent behavior from multi-agent interaction. We hope that with a much larger and more diverse environment, truly complex and intelligent agents will one day emerge. On Earth, the simple rules of natural selection. नेक्स्ट स्लाइड में तो बेसिकली जैसा भी हमने देखा कि मतलब हमने उसके अंदर कुछ हार्ड कोड नहीं किया था उसके अंदर के उन एजेंट्स को ये करना है, उन एजेंट्स को वो करना है। हमने बचना था तो उसी में उनको उनके रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज हो रहे थे और जो सीकर्स थे उनके रिवॉर्ड्स तब मैक्सिमाइज हो रहे थे जब वो हाइडर्स को ढूंढ लें। तो दोनों आपस में ऐसे फाइट करते रहे और दोनों का क्या कहते हैं मतलब जैसे अगर जैसे एनिमल्स भी होते हैं वो आपस में अगर फाइट करते हैं तो जैसे ह्यूमंस जैसे जैसे इवॉल्व हुए तो बाकी जैसे जो उनके क्या कहते हैं जैसे जो जो प्रीडेटर्स हैं और सामने वाले से बच सकता है और कौन ज्यादा सामने वाले से जा सकता है आगे। तो ऐसे ही कुछ रिइंफोर्समेंट लर्निंग के अगर एप्लीकेशन देखें तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग इज द क्लोजेस्ट टू द काइंड ऑफ लर्निंग दैट humans do, and many of the core algorithms of reinforcement learning were originally inspired by biological learning systems. तो जब हम सब ये डीप लर्निंग वगैरह ये सब हो रहा था तो लोगों ने ये भी देखा कि जब जो ह्यूमंस है वो तो ऐसा कुछ नहीं करते कि कुछ ऐसा डेटा वगैरह लिया फिर हम ऐसे सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है फिर वैसा वैसा होता है फिर हम ऐसे कुछ चीज़ों में ढूंढ रहे हैं कि क्या चीज़ कर रहा हूँ मैं। ह्यूमंस का एक ही होता है कि अगर हमको जो चीज़ सही लग रही है तो हम वही बार बार होती रहेगी हमारे साथ में, मतलब वही चीज़ हम बार बार ट्राई करेंगे कि हमारे साथ हो। तो वैसा ही सब कुछ रिइंफोर्समेंट लर्निंग में हो रहा है और उससे हम काफ़ी ज़्यादा आगे जा पा रहे हैं। और एक बहुत ही सही इसका एग्जांपल है जैसे जो हम मून के ऊपर हमने रोबोट्स भेजे हैं तो हमको ये एग्जैक्टली नहीं मालूम कि मून का जो सरफेस है वो एग्जैक्टली कैसा है, तो हम किस तरह के रोबोट्स डिज़ाइन करें कि उसके सरफेस पर आराम से
चल रहे हैं और मतलब सब कुछ ऐसे वो मतलब जो उनको टास्क वगैरह वहाँ उसको दिए गए हैं वो आराम से हो पा रहे हैं। तो उसके लिए भी रिइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ होता है। उसके अंदर उसको बोलते हैं कि आप मतलब ऐसा डिसाइड करो कि आपको फाइनली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। तो उसके अंदर वो अपना जो अपना उनका एल्गोरिदम है वो देखते हैं कि अच्छा ऐसा-ऐसा एल्गोरिदम है, हमको इसको मैक्सिमाइज़ करना है। तो फाइनली जाके मतलब वो ऐसा एक पार्ट ढूँढते हैं जिससे वो मोस्ट ऑप्टिमली उस जो उसका टास्क है उसको हो सके। और ये बात बहुत लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि मतलब जैसे अगर एक बार हमने रोबोट को मून पे भेज दिया, तो उसके बाद में तो ऐसा नहीं होगा ना कि रोबोट मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे कुछ भी मतलब ट्राई वगैरह करेगा, फिर उसके बाद में डिसाइड करेगा कि अच्छा मेरे को यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना है। तो उसके लिए ये होता है दूसरी चीज़ होती है जो असली में हमारा जो टाइम है उस वो तो एक लाइक बहुत ज़्यादा स्लो है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम उसको मतलब बहुत फास्टली से सब कुछ मतलब हो पा रहा है सब कुछ। तो उसके लिए जो लूनर रोबोट है हम उसके लिए सेम चीज़ उसको एक मशीन में करते हैं और उसके अंदर जो हमारा टाइम है उसको बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे हम देख पाएँ कि आगे फ्यूचर में क्या-क्या हो सकता है। तो जो हम देख रहे हैं मशीन के अंदर बेस्ट चीज़ क्या है, वो वही चीज़ हम असली में सामने को अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है और जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल आ जा रहा है। क्या लिख रहे हैं लोग ये दोबारा बताना सर, क्या बताऊँ भाई? इसके अंदर मतलब जैसे अगर यही है ना बेसिकली, जैसे अगर कोई एनिमल भी होता है, तो जैसे अगर कोई इन द वाइल्ड अगर कोई एनिमल अगर जस्ट बॉर्न हुआ है, जैसे कोई बफेलो को अगर कोई बच्चा वगैरह हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे पड़ा रहेगा और बस देखता रहेगा दुनिया को, अच्छा कितनी अच्छी दुनिया है। वो उसको जल्दी से उठाना पड़ेगा, नहीं तो कोई आके शिकार कर जाएगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो लाइक इन रियल लाइफ ऑल्सो जब वो जस्ट बॉर्न हुए, उनको कुछ नहीं मालूम दुनिया के बारे में, वो बस अपने पाँव अनशन तरीके से हिला रहे हैं। तो उनको जो फाइनली अपने नर्वस सिस्टम का और सब कुछ मालूम पड़ता है कि अच्छा मेरे पाँव ऐसे-ऐसे हो सकता है, अगर मैं थोड़े पाँव इस साइड करूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, थोड़ा ऐसा करूँ तो वैसा हो सकता है। तो लाइक दिस इज़ ऑल बेसिकली रिइंफोर्समेंट लर्निंग इन बायोलॉजिकल लाइफ। या मून वाला एग्ज़ाम्पल अभी मैं 1 सेकंड बाद वापस से रिपीट करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो वो एक बार उस टाइम समझ लेना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये तुम लोगों के लिए क्विज़ है। रिवॉर्ड्स तो काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट 3 टू आंसर विल गेट अ फ्री नेटफ्लिक्स अकाउंट। किसी का भी नाम बता दो, 9 लोगों में से। 1 मिनट है तुम्हारे पास। कौन है एंजेलिना जोली वाला भाई? कौन है एंजेलिना जोली जैसा दिख रहा है तुमको? हाँ भाई, सभी होशियार हैं भाई। सबको मालूम है इतना अच्छा रिवॉर्ड हो नहीं सकता। सभी फेक लिख रहे हैं। हाँ सही है, मतलब ये जो सारे फेसेस हैं वो असली में सब फेक हैं। और वो तुमको लग रहा होगा कि इतने सही फेक जो फेसेस हैं वो बनाए कैसे गए हैं। तो उसके अंदर एक दूसरे लर्निंग का यूज होता है, जैसे कहते हैं GAN। तो उसके अंदर ये होता है, हमने बहुत सारे जो सेलेब्स वगैरह हैं उन सब का जो डेटा है वो एक मॉडल को दिया और उसने देखा कि असली में ह्यूमंस का जो फेस है वो होता कैसा है। तो दिख रहा होगा कि मतलब कोई ऐसे मतलब कोई बेकार से बंदे की फोटो नहीं बनी है, मतलब एकदम सब एकदम ऐसा लग रहा है कोई एकदम सेक्सी से कोई कहीं से उठ के आए हैं। तो मतलब हमने सब डाली भी ऐसी फोटोज थी जिसकी वजह से ये ऐसे मतलब फाइनली ये हमारा आउटपुट है। तो कितना सही आउटपुट आ रहा है, सोच के देखो। बाकी कोडिंग सीख के क्या ही कर लोगे, ऐसी चीजें करो ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अब ये देखते हैं, हाउ कैन अ कंप्यूटर लर्न टू प्ले गेम्स बाय इटसेल्फ विदाउट एनी हेल्प बाय जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डज वन रियली हैव टू कैलकुलेट वैल्यू फंक्शंस फॉर एवरी स्टेट। वैल्यू फंक्शन बेसिकली ये होता है कि हम बेसिकली जैसे अगर हमने कोई क्यूब लिया, तो क्यूब के अंदर ये होता है, जैसे क्यूब के अंदर ओवरऑल पॉसिबिलिटीज है 10⁻20। तो उसको अगर हम सारी पॉसिबिलिटीज अगर लेके बैठेंगे और हम अगर हर के अंदर अगर देखें कि अच्छा ये रिवॉर्ड बेस्ट हो रहा है, ये मेरा पाथ बेस्ट है, ये मेरा बेस्ट है, तो मतलब ही क्या है। तो मैं ऐसे ही देख लूंगा कि मेरा ये पाथ बेस्ट है तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो उसके अंदर कुछ कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, उनकी मदद से ये होता है कि हमको सारे जो पाथ होते हैं उनको नहीं देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम हर पाथ को देख रहे हैं कि अच्छा मैं क्यूब को ऐसे घुमाऊंगा फिर ऐसे घुमाऊंगा, फिर फाइनली कर करके जब मैं एकदम सॉल्व हो जाएगा तो मैं देखूंगा। बस मैं कुछ चीजें करूंगा जिससे मेरे को मालूम पड़ेगा, जो उसके एल्गोरिदम्स होते हैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग के, बहुत सिंपल से हैं, बाद में सीख जाओगे। जिससे हमको मालूम पड़ जाता है कि अच्छा हमको कुछ कुछ जो मतलब पाथ से वही लेना है। ऐसा नहीं कि हम सारे पाथ से लेके मतलब सब कुछ देख रहे हैं, उससे तो कोई मतलब रहा ही नहीं। तो सीखना ही क्यों रिइंफोर्समेंट लर्निंग ऐसे तो। फिर एक दूसरा है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग इज हैविंग अ क्रश ऑन डीप लर्निंग लेटली।
इट्स एग्जैक्टली ट्रू बिकॉज हम जो भी हमारे जैसे गेम्स वगैरह दिखाया था, जो तुम्हें वीडियो दिखाया था एकदम शुरुआत में, उसके अंदर क्या हो रहा था, जो मेरा एक वीडियो गेम था, जो मेरा पूरा जो रोबोट था, उसको उसमें जैसे ही वो बॉर्न हो रहा है, मैं उसको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा है, और उसको रिवॉर्ड मिल रहा है जब वो आउट नहीं हो रहा है पूरे गेम के अंदर, मतलब बचा हुआ है पूरे गेम के अंदर। तो वो बस देखता है और उसको ट्राई करता है कि मैं कैसे इस चीज़ को सही कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बोला था, तो डीप लर्निंग में जैसे ये होता है, हम कुछ मॉडल्स देख लेते हैं कि अच्छा इस मॉडल का मेरा जो रिजल्ट है वो फाइनली ऐसा आएगा, तो कुछ चीज़ें हम सोच लेते हैं कि ऐसी होगी, वो तुम बाद में सीख जाओगे। एग्जैक्टली तो नहीं बताऊंगा पाऊंगा मैं अभी। और जो भी मैंने जो तुम्हें फेक अभी इमेजेस दिखाई थी वो नीचे जीएन के मदद से, तो जैसे भी मून रोवर का एग्जांपल दिया था, तो उसके अंदर भी हम जीएन यूज करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले अगर अर्थ पे बैठे हैं, अगर हमने अभी तक रोवर अपना भेजा नहीं है, उसके अंदर हम ये करेंगे, जैसे मशीन है, तो मशीन के अंदर पहले हम जीएन का यूज करके बहुत सारे तरह के जो क्या कहते हैं, जो मून के अंदर जैसे जैसे उनकी जैसे जैसे मून की जो लेयर हो सकती है, वैसे वैसे वो जीएन बना देता है, लाइक बहुत सारे, लाइक मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ऐसे बना देता है। और उसके अंदर वो मून रोवर मशीन के अंदर ट्राई करता है सब कुछ होने का, और उसके अंदर हम जो टाइम है, उसकी जो स्पीड होती है, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे वो सारे जो कैलकुलेशन होती है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो असली में जब वो फाइनली मून पे जा रहा है, तो उसको मालूम है, उसने बहुत सारे ऐसे इंकाउंटर किए हैं जीएन के अंदर, तो उसको मालूम है कि अच्छा मून भी मतलब मून भी ऐसा ही कुछ है, तो मेरे को मतलब ऐसा ही करके कुछ एल्गोरिदम लगाना है जिससे मैं सब कुछ हो पाऊँ। तो यही है, जैसे एक नीचे दे रखा है, जैसे कैसे आरएल एक क्यूब को सॉल्व कर रहा है, तो उसने सबसे बेस्ट देख लिया कि मेरे कौन से एल्गोरिदम सबसे बेस्ट लग रहे हैं, और ये देख लिया। और ये तो दूसरी मीम है। चलो नेक्स्ट स्लाइड हो गया मेरा, थैंक यू। अर्पित, अर्पित सर बोलिए। तुम लोग को आवाज आ रही है? हाँ क्लियर है। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। चलो। तो बस आज तुम लोग ने जो भी पढ़ा है, जो भी बाकी तुम्हें सर ने बताया है, उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, समराइज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज का इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो पहली टर्मिनोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो एक फील्ड है दैट डिस्क्राइब्स अ मशीन, और उस मशीन का ऑब्जेक्टिव या एम ये होता है दैट इट हैज़ टू रिजेंबल ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इट नीड्स सम टूल्स, मतलब उसको कुछ टूल्स चाहिए जिससे वो ये परफॉर्म कर सके। एंड है इसलिए उसके सबसेट्स होते हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एक्चुअली मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है। तो जो मशीन लर्निंग है, so it is the one of the best ways to achieve artificial intelligence, uh, and it is the most popular one. तो क्या होता है जो मशीन लर्निंग है, इट कंसिस्ट ऑफ एल्गोरिथम्स। तो वो एल्गोरिथम्स का क्या काम है कि इट हैज़ टू लर्न फ्रॉम दैट एंड लर्न फ्रॉम दैट डेटा एंड द एक्सपीरियंस, एंड उस हिसाब से जैसे वो लर्न करता है, वो मॉडल ट्रेन होता है, और उसके अकॉर्डिंग बेस्ट मॉडल जो बनता है, तो उससे वो प्रिडिक्शंस करता है फ्यूचर आउटकम्स का। अब आते हैं डीप लर्निंग पे। तो जो डीप लर्निंग है, दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, बट द मेन डिफरेंस इज दैट मशीन लर्निंग में मेनली इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स नहीं होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं उनको ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। लेकिन आप कहीं से भी मतलब बहुत ज़्यादा डेटा नहीं ला सकते हो, डेटा की भी एक कुछ लिमिट होती है। तो उसको और बेटर करने के लिए, जो प्रिडिक्शन से और बेटर करने के लिए, उसमें हम डीप लर्निंग यूज़ करते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं जो लेस डेटा पे भी काम हो जाता है। सो बेसिकली डीप लर्निंग हैज़ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स एंड दे आर स्ट्रक्चर्ड इन layers to create the artificial neural networks that tries to mimic the neural network present in our human brain. So although both machine learning and deep learning
fall under artificial intelligence. It is the deep learning that powers most human-like AI. मतलब deep learning में इतनी रिसर्च हो रही है आजकल की और उसको इतना परफेक्शन कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है वो डीप लर्निंग। एक टेक्नोलॉजी और सुनी होगी तुमने स्टार्टिंग की स्लाइड में, वो थी डेटा साइंस। तो डेटा साइंस का मैं बस डेफिनेशन दे दे रहा हूँ, उसको हम अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे। और डेटा साइंस क्या होता है? इट इंटीग्रेट्स the terms like AI or machine learning or deep learning and extracts the insights from data and make predictions for the larger data sets. तो क्या होता है, जो डेटा होता है उसमें उसका एनालिसिस करना पड़ता है, हमें उसको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, तभी हम उसको एल्गोरिथम्स को प्रोवाइड करते हैं जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग से आते हैं। तो जो एनालिसिस और विजुअलाइजेशन का पार्ट है वो मेनली डेटा साइंस में आता है। फिर आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो हार्दिक सर ने सबको बता ही दिया इतना अच्छे से वीडियोस के थ्रू और एक्सप्लेन करके। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली क्या है? एक ट्रायल एंड एरर मेथड है जहाँ पे हमारा जो मशीन है उसको कुछ डेटा नहीं देते इनपुट, उसको बस कह देते हैं कि वो अपना मूव चले, और अगर वो सही मूव चलता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, और अगर वो गलत मूव चलता है तो उसको पेनल्टी मिलती है। अब रिवॉर्ड और पेनल्टी की बेसिस पे वो अपना लर्न करता है और उसी हिसाब से नेक्स्ट मूव करता है। तो मतलब उसको ये याद रहता है कि अगर मैं प्रीवियस मूव अगर पेनल्टी था तो मेरे को उस मूव को रिपीट नहीं करना है, और या फिर जो मैं उसने डिसीजन लिया उसके अगर रिवॉर्ड मिला उसको उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए तो वो आगे भी डिसीजन यूज़ कर सकता है। तो दैट इज़ बेसिकली आरएल और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब एक स्लाइड हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी थी तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मशीन लर्निंग का बताया था कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड होता है। तो मशीन लर्निंग के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सुपरवाइज्ड, एक होता है अनसुपरवाइज्ड, और एक होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली क्या करता है, उसको हम जो डेटा देते हैं उसमें एक इनपुट होता है और इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है। सो द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड, उसका मतलब एक्चुअल हमें आउटपुट पता होता है। लेबल हम उसको टर्मिनोलॉजी उसकी लेबल होती है, फीचर्स और लेबल कहते हैं। तो हर फीचर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास लेबल होता है जो एक्चुअली होता है एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो तो जो लर्निंग एल्गोरिथम होता है, इट हैज़ टू फाइंड अ वे टू कम अप विद द एग्जैक्टली सेम और क्लोजली रिलेटेड आंसर। और फिर क्या होता है, जो हमारा मशीन ने एल्गोरिथम ने आंसर जो दिया और जो ओरिजिनल उसका आउटपुट दिया हुआ था हमें डेटा में, इनपुट डेटा में, उसके अकॉर्डिंग उसका जो लॉस होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। और दिस इज हाउ द एल्गोरिथम ट्रेन्स एंड प्रेडिक्ट्स फर्दर वैल्यू फर्दर प्रेडिक्शंस। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ये हम आगे के सेशंस में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि जो तुम्हें डेटा दिया होता है वो उसमें आउटपुट नहीं देता है, सिर्फ इनपुट दिया होता है और उसका करस्पॉन्डिंग करेक्ट आउटपुट नहीं देता है। तो जो मॉडल होता है, जो मशीन होती है, उसको पैटर्न रिकॉग्निशन के हिसाब से उस डेटा को सेग्रीगेट करना होता है और उसके हिसाब से वो फीचर्स को लर्न करता है, एंड दैट इज हाउ इट प्रेडिक्ट्स। तो यही है कि उसमें पैटर्न एंड स्ट्रक्चरल रिकॉग्निशन कहते हैं उसको। एंड वो इसमें क्या होता है कि क्लस्टरिंग होता है और एक एसोसिएशन होता है। 2 टाइप्स होते हैं। तो ये इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये जो एग्जांपल दिया है इसमें बनाना एप्पल का है। तो सुपरवाइज्ड में क्या कर रहे हैं, हम फीचर्स के अकॉर्डिंग उस बता दिया कि बनाना के फीचर और एप्पल के फीचर दे दिए उसको, और बता दिया कि ये फीचर बनाना का है, ये फीचर एप्पल का है। तो मशीन ने उसको लर्न कर लिया और हमने कोई एप्पल या बनाना की नई इमेज दे दी तो वो उससे बता देगा कि क्या था आउटपुट। अनसुपरवाइज्ड में क्या है, हमने उसको डेटा में
कुछ एप्पल कुछ बनाना दे दिए, तो वो हर एक के फीचर निकालेगा एंड उस हिसाब से क्लासीफाई कर देगा, और देन फॉर a new image it will predict whether it was banana or apple. So basically supervised और unsupervised का यही डिफरेंस है. और लास्ट में ये देख लेते हैं, जैसे ये सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्या डिफरेंस है. सो जैसे तुम सेकंड इमेज में देख सकते हो, इसमें एक रोबोट के पास क्या है, एक क्यूब है, क्यूबॉइड है या फिर एक सिलेंडर है. तो क्या कर रहे हैं इसमें हम कि जो हम जैसे कुछ फीचर दे रहे हैं उसको कि एक क्यूब है तो उसकी 6 स्क्वायर फेसेस हैं, या फिर क्यूबॉइड है तो उसके 6 रेक्टेंगल फेसेस हैं. हमने उसको मान लो कॉर्नर्स या फिर कॉर्नर्स, वर्टिसेस, एजेस ये सब दे दिया उसका. तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या करेगा कि हम ये फीचर्स दे देंगे और आउटपुट दे देंगे, और वो बता दे कि क्यूब है या क्यूबॉइड है, उसको एक सेक्शन में कर देगा और सिलेंडर या कोन को एक सेक्शन में डाल देगा वो. सिमिलरली अनसुपरवाइज्ड में क्या है कि वो खुद ही पैटर्न फाइंड करेगा, सिमिलरिटी या डिफरेंस फाइंड करेगा जो शेप है उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, और उनको 2 ग्रुप में कर देगा, क्यूब क्यूबॉइड में एक ग्रुप और सिलेंडर कोन एक ग्रुप, बिकॉज उसमें एक सर्कुलर फेस होता है. और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या करेगा सेम चीज़ के लिए, वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे टेस्ट करेगा. वो टेस्ट कैसे करेगा कि हर शेप और पैटर्न को एनालाइज करेगा और वो डाल के देखेगा. मान लो उसने एक बार क्यूब को अगर गलत कैटेगरी में डाला तो उसको एक पेनल्टी मिलेगी, तो उसको फिर पता चलेगा कि क्यूब या क्यूबॉइड जैसी चीज़ को वहाँ नहीं डालना है और दूसरे कैटेगरी में डालना है. सो दिस इज हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स. तो मेरे को लगता है ये सब समझ आ गया होगा तुम लोग को. So that's it for today's workshop. We'll be sharing the resource links for you tomorrow. Python, basic Python का तुम्हें सब resources बता देंगी कैसे क्या करना है, और तुम डाउट्स फिर पूछ सकते हो. And wish you very best in your AI journey ahead. Thank you. गाइस सुनो आवाज आ रही है? एक सेकंड. हेलो. आ रही है भाई, आ रही है, बोल तू. अब मैं बोल रहा था कि मैंने भी एक लिंक शेयर किया है तो डिस्कॉर्ड पे, तो वो एक बार जरूर से देख लेना. अगर आगे की वर्कशॉप्स मतलब अगर तुमको बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से समझ भी आएगी और तुम्हारे लिए काफी अच्छा मोटिवेशन टाइप से भी काम करेगा. ठीक है. 3 ब्लू 1 ब्राउन की वीडियोस है न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग है, देखना, सबको समझ आ जाएगी. ओके ठीक है बस. और वो कोई पूछ रहा था कि प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो आगे के सेशन में थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन होगा, थोड़ा सा बेसिक और बेसिक प्रैक्टिकल सेशन और पाइथन लाइब्रेरीज का यूज भी हम बताएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लो. आज तो बस इंट्रोडक्शन दी है कैसे होता है क्या होता है. और थ्योरी लेके जिनको भी डाउट है वो एक एनजी का कोर्स शेयर किया है डिस्कॉर्ड पे, वो देख लेना, वहां से बेसिक थ्योरी अच्छे से समझ आ जाएगा. और एक कोर्स डाल दूंगा मैं डिस्कॉर्ड पे, उस कोर्स में हम डिस्कॉर्ड पे रिसोर्सेज डालते रहेंगे, उसकी चिंता मत करो. हाँ. प्रोजेक्ट्स यार, अभी प्रोजेक्ट्स तुम क्या करोगे? प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं. कोरा क्वेश्चन पेयर सिमिलैरिटी, स्टैक ओवरफ्लो पे टैग प्रिंट करने से लेके हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, हाउस प्राइस डिटेक्शन. बट अभी प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं करो, अभी सीख तो लो. भाई प्रोजेक्ट मैंने फर्स्ट ईयर के एंड पे जो समर ब्रेक हुआ था तब मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था. प्रोजेक्ट पे अभी फोकस मत कर, कुछ बनाएगा भी तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा. हाँ, पहले कोडिंग करो बस. अभी अभी से कोडिंग ब्रेक नहीं मिलेगा. अभी एक्चुअली मैं भी यही सजेस्ट करूंगा, पहले प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीख लो. प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट है यार. उसके बाद अगर ये सब हमने अभी कुछ बताया तो ऐसे भी याद नहीं रहेगा तुमको इतना. जब तुम एक बार ढंग से कोडिंग सीख जाओगे, जब तुम 1 साल बाद खुद से सीख पाओगे सब कुछ, तब ज्यादा मजा आएगा. 6 महीने पहले कुछ कर लो. पहले 4 to 6 months प्रोग्रामिंग पे ध्यान दे दो, इसको साइड से हल्का हल्का देखते रहो. उसके बाद ट्राई करो अच्छे से करने का, वो करो, शुरू करो. अभी पाइथन सीख के ऐसे इंप्लीमेंट करने का बिल्कुल ट्राई करो. अभी पाइथन सीख लो, थोड़ा धीरे धीरे पाइथन सीखो, और जो C++ चल रहा है वो करो, और जो कोर्स हम बता रहे हैं उसको धीरे धीरे स्टार्ट कर दो. काफी हेल्पफुल होगा वो. और लैंग्वेज सबसे
लीस्ट लाइक प्रायोरिटी अर्ली स्टार्ट करोगे तो काफ़ी जीसॉक टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उस सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक अभी तक कॉलेज से किसी का नहीं है, लेकिन एक कल्चर डेवलप होगा हम लोग के लिए भी, टेंसरफ्लो वगैरह में अगर कोई जीसॉक में मतलब एआई से कोई नहीं करता क्योंकि मतलब दूसरे काइंड ऑफ इंटरेस्ट रहता है हम लोग का, वो थोड़ा अलग काइंड ऑफ इंटरेस्ट से आते हैं, बट तुम अगर पहले से करो तो उधर भी तुम्हारा इंटरेस्ट आ सकता है ओपन सोर्स में। देखो देखो, फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी होगा थ्योरी, ठीक है। थ्योरी पहले बिल्कुल अच्छे से करो, थ्योरी मेन चीज है, उसके बाद आता है कोडिंग और ओपन सोर्स, तो उसके बाद आता है। तो वही थ्योरी पहले अच्छे से करो, फिर उसके बाद तो हो जाएगा सब। ओपन सोर्स और जीसॉक अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, मतलब मेन तुमको हाँ, अंडरस्टैंडिंग जीसॉक अल्टीमेट गोल होना जीसॉक चाहिए। एआई से कुछ कर नहीं लोगे, मतलब वो डेवलपमेंट बेस्ड ज्यादा होता है। एआई से भी कर सकते हो, एआई बट बहुत टफ होगा वो, बहुत टफ। एआई से, हाँ एआई से काइंड ऑफ थोड़ा अब लक बेस्ड हो सकता है, ऐसा नहीं हो, बट कोई वो नहीं है। मतलब अगर ओपन जीसॉक एम सोर्स हो फिर तो मतलब वेबडी एफडी ये सब अच्छे से आना चाहिए। एआई भी हेल्प करेगा, बट डेवलपमेंट बेस्ड ही ज्यादा होगा वो। और जीसॉक वैसे वैसे भी जितने हैं ना अभी, मतलब जितने भी आगे तुम्हारे जैसे सीसी वगैरह दिख रहा है, वो भी कुछ ऐसे काम नहीं आने वाले, क्योंकि सब कुछ में एआई हो रहा है। जैसे अगर से हाँ सीसी में पूरा बर्बाद होने वाला है, वही। क्योंकि पाइथन को अगर बस हमने बोल दिया ना, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर दिया कि अगर हम कुछ बोलेंगे यही हमको कोड करना है, तो वो पाइथन में अपना आप ही कोड लिखा हुआ आ जाएगा, तो क्या ही मतलब है सीसी में जाने का इतना। लेकिन सबसे पहले तुम्हारे लिए इनिशियली जरूरी है कि तुम एकदम सीसी तो एक बार ढंग से सीखो, 6 महीने या 12 महीने, फिर उसके बाद में जब तुम एआई के अंदर ज्यादा अच्छे से अप्लाई करोगे, तुम्हें मालूम पड़ेगा सीसी इतनी ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, थोड़ा सा बच के रहे, मतलब फिर बाद में एआई के ऊपर ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो एक्चुअली ये सब मतलब बता देता हूँ, अगर ऐसा है तो मतलब जो तुम्हारा जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो रोल होता है ना, उसमें तुमको कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं कराते कंपनी में, तुमको डेवलपमेंट कराते हैं। जो डाटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम और बेसिक डेवलपमेंट का काम होता है। सीसी एक कंपटीशन होता है, उसका बहुत ज्यादा जितना हाइप बनता है उतना रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन जरूरी है। अभी के लिए कर लो पहले 6 मंथ अच्छे से, कम से कम। देखो मेन चीज है कि जिस पे इंटरेस्ट है वही करना है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि एआई हाँ करना है। सब कुछ ट्राई करो, सीसी हाँ ट्राई हाँ करो, एआई ट्राई करो, एफडी वेबडी, जो भी डिजाइन जो भी करना है सब ट्राई करके देखो, जो अच्छा लगता है वही करो बस। हाँ, जो भी है मतलब जो भी अच्छा लगे वही करो, सीसी जरूरी वाले वैसे नहीं। भी सही बोल रहे हैं ना, सीसी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, तो सीसी अभी हाँ, सबसे पहले करो 6 हाँ, महीने सीसी वैसे उसके बाद में प्लेसमेंट के लिए बाकी तो बातें भूल सबसे जाओ। इम्पोर्टेंट है, ये तो है प्लेसमेंट के लिए इनिशियली तो। इम्पोर्टेंट सीसी है। इनिशियली हाँ, इनिशियली इनिशियली तो इम्पोर्टेंट है, सबसे हाँ इम्पोर्टेंट है। इनिशियली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में तुम लोग खुद ही बोर हो जाओगे कि क्या चीज हो रही है, मतलब जैसे फालतू हाँ। सी चीजें बता रहे हैं कि ये चीज एकदम लॉजिकली नहीं हो कि अगर इतने अगर वाटर बैलून्स हैं तो उतने ही हो जाएगा, तो इसमें क्या एल्गोरिदम लिखा है, ऐसा कोई असली लाइफ में होता ही नहीं है। क्या ही कर लोगे सीख के तुम, कहीं डाटा जाके कोई स्ट्रक्चर कोडर बन एल्गोरिदम, जाओगे। आगे चल के डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो होता है वो मतलब इम्पोर्टेंट रहता है आगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स लगाने के लिए उसका यूज कहीं कहीं होता है, बट ऐसे एक बेस बन सीसी। जाता है सीसी से, तुम्हारा क्या है, एक बेस बन जाएगा। और वो हाँ ठीक है, कोडिंग है, वो कोडिंग तुम्हारे पाइथन में भी काम आएगी, थोड़ी बहुत काम आएगी। जो एमएल एआई में तुम कोड करोगे, अच्छी अच्छी एनएलपी काम प्रोजेक्ट आती है। बनाओ, वो तुम सब जैसे जो काम तुम्हारा आएगा। डाटा इसलिए जो बेस रहता है ना, जो तुम्हारा है। डाटा का जो यूज करते हो तुम एमएल या एआई में फीड करते समय, उस डाटा को सही ढंग से यूज करने में तुमको कोडिंग और उसका कॉन्सेप्ट्स और मतलब उस काइंड ऑफ थिंकिंग अच्छा काम आती है, अगर किए हुए हो तो अच्छी आती है। इसलिए पहले सीसी कर लो 6 मंथ्स, उसके बाद वो है। वेबडी 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 का कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई, वेबडी भी एआई से हो जाएगा, चिंता मत करो तुम लोग। रुक वेबडी जाओ 10 साल। 10 साल 10 साल में सब वेबडी। एआई से कर लेगा। हाँ, अभी देखो सबसे ज्यादा डोमिनेंस एआई का है, जितना भी अमीर लोग है मैंने भी दुनिया में। बताया था ना। हाँ हाँ, मतलब जो मैंने भी तुम्हें बताया था ना जीएन के बारे में, तो उससे वो जैसे अगर हमने अगर कोई फेसेस ही अगर जनरेट कर लिए, तो ये चीज कुछ मतलब इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। हमने अगर बहुत सारी इसको डिजाइन दे दी, तो खुद अपने आप से एक लेके आ जाएगा डिजाइन जो अपन को बहुत अच्छी लगेगी, तो हाँ, वो सब कुछ कर लेगा, वेबडी सब एबडी सब हो जाएगा। फ्रंट एंड डिजाइनिंग हो रही है फ्यूचर में तुम्हारी आ एआई रहा है। से आज के डेट में। और हाँ, बेसिकली सब कुछ हो ही रहा है, डोमिनेंट यार एआई लाइक है तुम्हारे सब लिए कुछ। हैकाथॉन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। लाइक तुम मतलब वेब डी प्लस कुछ भी, लाइक ऐप डी या फिर कुछ भी, अगर वो हाँ अच्छे से एक्चुअली सिंक करते हो तो तो लाइक सही रहता है वो। बहुत बड़ा वेपन है वो। हाँ हाँ, सेकेंड ईयर के बाद तो हैकाथॉन्स दोगे तुम लोग, तो हैकाथॉन पे देखोगे जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ऐप और एआई दो एक साथ, ऐप डी और एआई या फिर वेब डी एआई एक साथ इंटीग्रेट करके होते हैं, तो एआई के लोग उस एआई पे को बहुत वैल्यूएबल होते हैं। प्रेजेंट एआई को प्रेजेंट करने के लिए वेबडी और एपडी का हाँ, जरूरत होता है, बट अब तो ऐसा बहुत वो नहीं है, खुद भी प्रेजेंट कर लेता है। बट अभी जो मतलब जिस लेवल का एआई आना चाहिए तुम लोग को फर्स्ट सेकंड ईयर में, उस समय वेबडी और एपडी का जरूरत पड़ जाएगा, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा। और कोई डाउट पूछो यार।
हाँ कोई डाउट हाँ होगा तो डाउट पूछ। पूछ लो जो पूछना। नहीं अब डाउट डिस्कॉर्ड पे ले लेंगे, अभी ये सेशन क्लोज कर। किसी को चलो भी कोई डाउट हो तो मतलब डिस्कॉर्ड पे ठीक है फिर डिस्कशंस वहाँ पे पूछ लेना। AI will be creating other AI, बहुत हाई लेवल बात है जो तुम बोले हो, अभी समझ में नहीं आएगा तुमको भी। Intelligence creating रास्पबेरी पाई एआई की रोबोटिक्स पे होता है, बट वो एआई नहीं बोल सकते, वो हार्डवेयर का पार्ट ज्यादा है। एआई है बट रोबोटिक्स का पार्ट ज्यादा है वो, मतलब वो MLDL नहीं है, AI का है। ईसी के लोग ज्यादा करेंगे उस पे काम। रियलिटी साइंस फिक्शन लेके मैं कमेंट नहीं करने वाला। इस पे कमेंट नहीं साइबॉक्स करेंगे। कौन बोल रहा है? साइबॉक्स बोला है। साइबॉक्स भी बन सकते हैं भाई, क्या ही बड़ी बात है। किस किस ने वो देख रखी है टीवी सीरीज ब्लैक मिरर? किस किस ने देखी हुई है? अरे भाई भाई मैंने ही देखी क्या? मैं ही देखता हूँ। तूने बाकी किसी ने देखी है नीचे पे? साइबर पंक कौन लिख रहा है? वो गेमर देखिए ना, तो उसके अंदर कुछ कुछ होता है। हाँ, तो उसके अंदर जो बहुत सारे जो टॉपिक्स है ना, वो असली में अब बन चुके हैं। जैसे उसके अंदर उसके अंदर एक एपिसोड था जिसके अंदर एक बंदी का बॉयफ्रेंड मर जाता है, तो उसके लिए वो एकदम फेक सा कुछ बॉट होता है, वो उसको एकदम क्या कहते हैं, कॉपी करता रहता है ऐसे सेम टू सेम। तो वैसा बॉट भी बन चुका है। तो बहुत सारी चीजें हो चुकी है, हो रही है। एआई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अभी। चलो डिस्कॉर्ड पे आते हैं हम लोग यार, जिसको डाउट है डिस्कॉर्ड पे आ वही। जाओ। हाँ ओके चलो लीव करो यार अब सब। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, चलो बाय बाय एवरीवन, बाय। ओके भाई। मीटिंग एंड कर दो। तमगनो रिकॉर्डिंग बंद कर।